Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहाँ पे आज हम नाउन एंड नंबर के एडवांस कंसेप्ट की अपनी 18 क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका मीनिंग सेम होता है और उनका कब और कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपना सबसे पहला वर्ड है हैबिट और कस्टम। हैबिट का मतलब भी आदत होता है, कस्टम का मतलब आदत ही होता है, लेकिन एक प्रथा के रूप में। किस रूप में? प्रथा के रूप में, जो पुराने समय से चली आ रही है। इनका कैसे यूज होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम ए विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स आएगा या बैड कस्टम्स आएगा? कि सर बैड हैबिट्स आएगा, बैड कस्टम्स गलत हो जाएगा, क्योंकि कस्टम शब्द का यूज किसके लिए करते हैं? प्रथा के लिए। जबकि जो गरीब बच्चे हैं वो बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, बुरी प्रथाओं के शिकार नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ट्रिबियल्स इन इंडियन हैव मैनी इंटरेस्टिंग कस्टम्स आएगा या हैबिट्स? जो ट्राइबल्स है इन इंडिया, इंडिया में वहाँ बहुत सारी प्रथाएं हैं। इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर प्रथाएं हैं या रुचिकर आदतें हैं? कि नहीं सर, रुचिकर आदतें नहीं होगा, रुचिकर प्रथाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम्स आएगा, हैबिट्स अपना गलत हो जाएगा। और कस्टम्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मेनी शब्द आ रहा है, इसलिए कस्टम का प्लूरल वर्ड आ गया कस्टम्स। इसी प्रकार अगला अपना शब्द है कोज एंड रीजन। इन दोनों का मतलब होता है कारण, लेकिन इनका यूज किस प्रकार करते हैं? कोज का यूज करेंगे हम टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट, को अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब कोई रिजल्ट निकालने के लिए या कोई परिणाम निकालने की बात हो तो वहाँ पे कोज का यूज होगा। और रीजन का यूज कब करेंगे? टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई ए कोज। किसी कारण को एक्सप्लेन करने या उसको उचित ठहराने के लिए हम रीजन नामक शब्द का यूज करेंगे। चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है साइंटिस्ट्स ट्राई टू फाइंड आउट द कोज या रीजन ऑफ ए फेनोमेनन। मतलब जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो कोशिश कर रहे हैं इस घटना के परिणाम को निकालने के लिए या इस घटना के कारण को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब परिणाम निकालने की बात हो रही है, प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोज आएगा, रीजन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। मिस्टर ठाकुर हैज़ ए गुड रीजन या कोज टू बी प्लीज्ड विथ हिज स्टूडेंट्स। मिस्टर ठाकुर अपने विद्यार्थियों के साथ प्रसन्न रहते हैं या मिस्टर ठाकुर के पास कारण है अपने विद्यार्थियों के साथ खुश रहने का। तो मतलब विद्यार्थियों के साथ जब भी वे रहते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है। तो यहाँ पे क्या है? टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई ए कॉज, एक उचित कारण है विद्यार्थियों के साथ रहने में खुशी मिलने का। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? रीजन का प्रयोग होगा। यहाँ पर कॉज नामक शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्दों की ओर। इसके बाद में अगला अपना शब्द है मैन एंड जेंटलमैन। मैन का यूज कब करते हैं? जेंटलमैन का यूज कब करते हैं? तो मैन का यूज तो हम जनरली हर जगह कर सकते हैं, लेकिन जेंटलमैन का यूज तब किया जाता है जब किसी विशेष या अच्छे व्यक्ति की बात हो, तो अपन जेंटलमैन नामक शब्द का यूज करेंगे। जैसे देखिए मैन इज मॉर्टल, सभी व्यक्तियों की बात की जा रही है तो मैन इज मॉर्टल अपना राइट सेंटेंस है। लेकिन इसी प्रकार ही इज ए जेंटलमैन एट लार्ज, मतलब वह बहुत ज़्यादा अच्छा और सज्जन व्यक्ति है। तो किसी विशेष व्यक्ति की अच्छाई के बारे में बताना हो तो अपन जेंटलमैन नामक शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक अपना शब्द होता है सैड और एक होता है शैडो। सैड का मतलब भी छाया होता है, शैडो का मतलब भी छाया होता है। लेकिन सैड का यूज कब करेंगे? सूर्य की रोशनी से बनने वाली छाया क्या कहलाती है? सैड कहलाती है। जैसे मान लो आप एक पेड़ के नीचे छाया में बैठे हो, तो वो छाया कैसे बनी? सूर्य से प्रकाश आया और उस प्रकाश के बाद उस पेड़ से जो टकराकर प्रकाश वापस गया तो उसके एक साइड में छाया बनी, तो उससे तो अपन क्या बोलेंगे? शेड। और शेडो का मतलब क्या होता है? परछाई।
जैसे अपनी खुद की परछाई या रात में किसी ऑब्जेक्ट की परछाई दिखाई देती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, शैडो बोलेंगे। जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल अपना है, द विलेजर्स सेट अंडर द शेड या शैडो ऑफ ट्रीज। मतलब जो ग्रामीण है पेड़ की छाया में बैठे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, शेड नामक जो शब्द होगा वो सही होगा, क्योंकि पेड़ की छाया सूर्य की रोशनी से बनती है और शैडो क्या होता है, परछाई होती है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ही इज इवन अफ्रेड ऑफ हिज ओवन शेड या शैडो। वह अभी भी डरा हुआ है अपनी छाया से या अपनी परछाई से। तो वह अपनी परछाई से अभी भी डरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे शैडो नामक शब्द आएगा, शेड अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए इसके बाद में अब देखते हैं कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर होता है। कस्टमर कौन होता है और क्लाइंट कौन होता है। अगर इसकी सीधी सी बात करें तो कोई भी वह व्यक्ति जो सामान खरीदता है वह कस्टमर है, और कोई भी वह व्यक्ति जिसे सेवा प्राप्त होती है जैसे वकील से, डॉक्टर से, तो वहाँ वो उनके क्लाइंट कहलाते हैं। जरा देखिए एग्जाम्पल से, जैसे मैंने बताया सामान खरीदने वाला क्या होगा, कस्टमर, सेवा प्राप्त करने वाले क्या होंगे, क्लाइंट। इसी प्रकार एग्जाम्पल देखते हैं, द शॉपकीपर्स वेलकम कस्टमर्स या क्लाइंट्स विथ स्माइल्स। शॉपकीपर्स किनका मुस्कुराहट या स्माइल के साथ किनका स्वागत करते हैं, क्लाइंट्स का करते हैं या कस्टमर्स का, कि सर वो कस्टमर्स का करते हैं, इसका मतलब कस्टमर सही है और क्लाइंट्स नामक शब्द गलत हो जाएगा। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखिए, द लॉयर डिस्कसेज द केस ऑफ हिज क्लाइंट्स। मतलब जो लॉयर है वो क्या कर रहे हैं, मामले की चर्चा कर रहे हैं, किसके, अपने क्लाइंट्स की। तो मतलब यहाँ पे क्लाइंट्स आएगा, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लॉयर क्या करते हैं, फीस के बदले सेवा देते हैं, ना कि कोई सामान देते हैं। डॉक्टर भी फीस के बदले सेवा देते हैं, ना कि कोई सामान देते हैं। तो मतलब पैसे देकर अगर कोई सामान खरीदता है तो वो क्या है, कस्टमर, और पैसे देकर अगर कोई सेवा प्राप्त करता है तो वो क्या है, क्लाइंट। इज इट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्दों की ओर। तो इसके बाद में अगला अपना शब्द है कॉस्ट या प्राइस। कॉस्ट कब होती है, प्राइस कब यूज होता है। तो अगर कॉस्ट का यूज करना है तो इसका मतलब अमाउंट जो पेड की जाती है ना, शॉपकीपर किसी सामान को खरीदने के लिए कोई अमाउंट पेड करता है तो उसे अपन कॉस्ट बोलते हैं। और अगर कोई ग्राहक किसी सामान को खरीदने के लिए कोई अमाउंट पेड करता है तो उसे अपन प्राइस बोलते हैं। चलिए इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द कॉस्ट या प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स आइटम्स हैज गॉन अप। तो यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है, उत्पादन की बात हो रही है। तो उत्पादन क्या कोई शॉपकीपर करता है या किसी कंपनी के द्वारा, कंपनी के द्वारा किया जाता है और शॉपकीपर उसे खरीदकर लोगों को बेचते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो शब्द है प्राइस नामक जो शब्द है वो गलत हो जाएगा और कॉस्ट अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉस्ट का मतलब होता है उत्पादन में आई हुई लागत। इज इट क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल है, इसे भी देखते हैं। समटाइम्स कभी कभी, द बायर्स मतलब खरीदार, हैव टू पे हायर प्राइस या कॉस्ट फॉर नेसेसरी आइटम्स। मतलब आवश्यक वस्तुओं के लिए खरीदारों द्वारा कभी कभी या खरीदारों को कभी कभी क्या करना पड़ता है, उच्च स्तर पर पेमेंट करना पड़ता है। कस्टमर किसको पेमेंट करेंगे, कस्टमर पेमेंट करेंगे शॉपकीपर को, शॉपकीपर को पेमेंट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्राइस का यूज होगा। किसका यूज होगा, प्राइस का यूज होगा। तो यहाँ पे अपना प्राइस तो सही है लेकिन कॉस्ट नामक शब्द गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला अपना है हाउस का यूज कब करें और होम का यूज कब करें। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि हाउस कौन सा होता है, ए बिल्डिंग टू लिव इन, मतलब एक भवन बनाया जाता है जिसमें लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, हाउस।
और होम किसे बोलेंगे, वंस नेटिव पैलेस, जहां पर जिसका जन्म होता है, जिसका वो स्वयं ओनर होता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, होम। देखिए इसे एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, क्वार्टर्स आर हाउसेज या होम्स अलॉटेड टू अस फॉर डिफाइनाइट पीरियड, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए हमें क्या मिलते हैं, क्वार्टर के रूप में क्या मिलते हैं, हाउसेज मिलते हैं या होम्स मिलते हैं। तो एक बिल्डिंग जो रहने के लिए बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हाउस से कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हाउसेज नामक वर्ड सही है और होम्स नामक वर्ड गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है अपना, माई हाउस या होम टाउन इज राजस्थान, मेरा गृह नगर राजस्थान है, ठीक है। तो मतलब मैं राजस्थान में रहता हूँ बचपन से, जन्म से, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे होम आएगा या हाउस आएगा, कि सर यहाँ पे आएगा होम। होम क्यों आएगा, वंस नेटिव पैलेस है, जन्म स्थान मान सकते हो आप इसको, तो इसका मतलब हाउस नामक शब्द गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सी एक बात याद रखो, अगर किसी भवन या बिल्डिंग में अपन टेम्पररी रहने के लिए जाते हैं, किसी अवधि के लिए रहते हैं, तो वो हाउस है। और अगर परमानेंटली अपन कहीं पे रहते हैं, अपन खुद अपने बिल्डिंग के ओनर है, तो वो अपना होम कहलाता है। इज इट क्लियर? आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।